नमस्कार मेरे देश प्रेमी भाइयों, कैसे हो भाई। आज हम बात कर रहे हैं योगराज सिंह के बारे में, उसकी कही हुई बात के बारे में, और फिर आपको बताऊंगा इसकी असली औकात, जब ये जाके छुपा हुआ था और इसकी जान हिंदुओं ने बचाई थी। बहुत बोलता है ये, बहुत बोलता है आरामखोर। और मैं हूं एक गल होर कहनी है, जब धीआ भैया अहमद शाह बटाली इथों लै जांदा सी हिंदुस्तान तो उत्थे टके टके सिर बिकदियां सी, असीं बचाईਆਂ ने पंजाबियों ने। अब बात क्या होती है ना, देखो, ऐसे लोगों को हम कुछ जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी भाषा में तो गालियां तक नहीं है। अगर हम किसी को हरामजादा भी कहते हैं तो वो भी अरबी भाषा की गाली है। दूसरी बात कि हम यहाँ पर जो भी कह रहे हैं वो खालिस्तानियों के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने गुरुओं के हत्यारे पाकिस्तानियों के पिछवाड़े चाटते घूम रहे हैं आज के टाइम पे। हम किसी भी अपने सिख भाई का, सिख समुदाय का किसी प्रकार से अपमान नहीं करना चाहते, ना अपने किसान भाइयों का, जो कि चाहे किसी गलत फहमी में हो या जैसे भी इस आंदोलन में कुछ असली किसान भी शामिल हैं, तो हम उनका किसी का अपमान नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं इस गंदी नाली के कीड़े की। तो ये गंदी नाली का कीड़ा, पहले ये बताओ ये आदमी है कौन? किसान आंदोलन में इसका क्या काम है? ये किसानों का नेता है क्या? यही किसान आंदोलन है। और अब किसानों के नाम पे क्या नाटकबाजी चला रखी है? ये ऐसे दो कौड़ी के कुत्ते आगे भौंकते रहते हैं स्टेज पे। कैसे लोग बैठे वहां पे? मतलब जब ये आदमी वहां से बकवास कर रहा है, तो क्या स्टेज पे एक भी सच्चा गुरु का सिख नहीं बैठा था कोई, जो इसके पिछवाड़े पे लात मारता पीछे से कि घटिया बातें कर रहा है ये? इतने महान लोग जिन्होंने बलिदान दिया वहां पे धर्म और समाज के लिए उस समय में, और ये उन लोगों को कैसे बदनाम कर रहा है? क्या उन लोगों ने इसलिए अपने बलिदान दिए थे? ना वहां सामने पब्लिक में कोई ऐसा इज्जतदार आदमी बैठा था जो कि इसके ऊपर जूता फेंक के मारता कहीं से। ये हरामजादा भौंके जा रहा वहां पे, और लोग वहां पे चुपचाप अपना तालियां बजा रहे, हंस रहे ही सारा। और ये लोग है ना, अपनी औकात ही दिखा रहे हैं बस। ये कोई सिख विख नहीं है यहाँ पर। चाहे सरदार से तो पगड़े लगाने से नहीं हो जाता। सरदार एक जज्बा होता है समाज के लिए काम करने का, समाज के लिए सर कटाने का। वो आदमी सरदार होता है। पगड़े लगाने से कोई सरदार नहीं हो जाता। आरामजादे खालिस्तानी उन पाकिस्तानियों के साथ बैठ रहे हैं जिन्होंने गुरुओं की गर्दनें काटी, बच्चों तक को मार डाला। 4 साल के 6 साल के बच्चों तक पे उनको दया नहीं आई। उन हरामजादों, उन लोगों के साथ जाके ये बैठते हैं, उनके तलवे चाटते हैं और बात करते हैं हमारी। जो इसकी बात है उसका भी जवाब देना जरूरी है, क्योंकि बात चाहे कितना ही घटिया आदमी हो ये, लेकिन बात वो सच है। ये बात सच है कि हमारा बुरा टाइम आया था। बात ये सच है कि अरबी रेगिस्तान में पड़े हुए टट्टुओं की किस्मत जागी थी कुछ समय के लिए, और उन्होंने आके दुनिया के सबसे अमीर देश पर यहाँ कब्जा किया था। हमारे लोगों को गुलाम भी बनाया था। हमारी औरतों को उठा के ले जाते थे और वो बेचते थे वहां मंडियों में। वो लोग आज भी उसी औकात पे हैं। सिर्फ हमारे कुछ पता नहीं लोगों में कहाँ से सेकुलरिज्म की बीमारी घुस गई है कि उनको सामने जो हो रही है चीजें वो भी दिखाई नहीं देती। तो वो बुरा समय हमारे ऊपर आया था, लेकिन हम चौड़े होके कह सकते हैं कि सारी दुनिया में ये 2 रेगिस्तानी मजहब इस्लाम और ईसाई पहुंच लिए। सारी दुनिया को इन्होंने बर्बाद कर दिया। संस्कृतियों के नाम लेने वाले कोई बाकी नहीं है, लेकिन वो अकेला भारत है, सिर्फ भारत। अकेला हमारा भारत है वो, जो आज भी दुनिया में टिका हुआ है। हम सर उठा के आज भी बोल सकते हैं कि हम हिंदू हैं या हम धार्मिक लोग हैं। हम ये बोल सकते हैं, हिंदू बौद्ध जैन सिख कोई भी हो, हम सब धार्मिक लोग हैं। आज हम सिर उठा के बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतना दम दिखाया था कि बुरे से बुरे हालात में सिख, मराठा, जाट, राजपूत, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुवाहाटी तक, आसाम तक, नागा लोग, मणिपुर तक, बर्मा तक, सब लोग बुरे से बुरे हालात में जैसे भी हुआ, जो भी हो पाया, 70 साल से ऊपर का लचित बोरफुकन भी उठ के औरंगजेब की सेना से लड़ा था और उसको हराया था। शिवाजी महाराज ने पूरी लड़ाई लड़ी थी। यहाँ जाटों ने दिल्ली के आसपास जितना बुरा मुगलों को मारा था, उतना तो आज तक किसी ने भी नहीं मारा है। और ये खालिस्तानी भौंकते हैं आरामखोर। तुम शेर हो ना, ठीक है, बताओ तुम्हारी औकात। सबसे पहले अगर अरब कोई भी आता है या उधर से उज्बेकिस्तान वगैरह से मुगल भी आए, तो कहाँ से आए? भारत में घुसेंगे तो पंजाब से घुसेंगे। तुम खालिस्तानियों में इतना ही दम है तो रोका क्यों नहीं? आज रोक लो। खालिस्तान बनाना है ना, तुम्हारी राजधानी कहाँ बनेगी?
लाहौर में या ननकाना साहिब में, वहां तो तुम्हारी पीपी निकल जाती है। बकवास करते हैं यहाँ आके, यहाँ खालिस्तान बनाना है, वहां औकात नहीं है। वो मालिक का तुम्हें हड्डी फेंकते हैं, चाटते रहते हैं उनकी दिन रात। बात करते हैं यहाँ के तलवार उठा लेने से सिख नहीं हो जाते। सिख वो होते हैं जो गुरुओं के सिखाए रास्ते पर चलते हैं, वो सिख होते हैं। और बात करते हैं इस गंदी नाली के कीड़े योगराज की। वो समय था 1984 का, 30 अक्टूबर को पुणे में रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच पूरा हुआ था और खिलाड़ी झेलम एक्सप्रेस ट्रेन से वापस आ रहे थे। उस समय एक डिब्बे में थे चेतन चौहान, यशपाल शर्मा, ये गंदी नाली का कीड़ा योगराज, और इसका गद्दार दोस्त सिद्धू और राजेंद्र घई। तो ये 3 सिख खिलाड़ी थे और 2 हिंदू खिलाड़ी थे। वैसे तो मैं इनको सबको सिख हिंदू में कोई मैं फर्क नहीं समझता, पर अभी के लिए यही मान लेते हैं कि 3 सिख खिलाड़ी थे वो साथ में। जब वो लोग 4 दिन बाद दिल्ली पहुंचे, बड़ी मुश्किल से, बहुत डिले हो गई थी ट्रेन, 4 दिन बाद दिल्ली पहुंचे, तो कांग्रेस के दंगाई जो कि उस समय दिल्ली में सिखों की हत्या कर रहे थे, दंगे फैला रखे थे उन्होंने, आके ट्रेन में चढ़ गए और 40-50 लोग ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए। ये लोग फर्स्ट क्लास में थे। वहां पर ये जो गंदी नाली का कीड़ा भौंक रहा है कि हमने हिंदुओं की औरतों को बचाया, वो सीट के नीचे अपने किट बैग के पीछे जाके छुप गया था और चौड़ा हो गया। ये भी बता रहा है, एक अखबार के इंटरव्यू में इसने बताया, उसकी कटिंग मुझे कहीं से मिल नहीं पाई अभी तक। इसने लिंक में फिर भी आपको एक दे रहा हूं, इसमें डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेना। खुद बता रहा है कि किट बैग के पीछे सीट के नीचे जाके छुप गया था। ये वो शेर है औकात। तो जाके ये किट बैग के पीछे वहां छुप गया था। और सिद्धू को ये खुद बताता है कि सिद्धू को मैं सलाह दे रहा था कि बाल कटवा लेते हैं, छुप जाएंगे, लेकिन सिद्धू भी इससे बहादुर निकला। सिद्धू ने भी कही कि मैं सरदार पैदा हुआ हूं, सरदार ही मरूंगा। हरियाणा के ऑफ स्पिनर सरकार तलवार भी इनके साथ में थे। वो ये बताते हैं कि यशपाल शर्मा और चेतन चौहान शेर की तरह जाके उन दंगाइयों के आगे खड़े हुए। दंगाइयों ने साफ साफ कहा कि हम सिर्फ सरदारों को मारने आए हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आप आगे से हट जाओ। लेकिन चेतन चौहान ने शेर की तरह दहाड़ के सामने बोल दिया कि ये मेरे भाई हैं, मेरे होते हुए तुम इनको हाथ नहीं लगा सकते। बहुत देर बहसबाजी चली, बड़ी मुश्किल से समझाने के बाद जाके वो कांग्रेसी दंगाई सारे वापस गए। तो इतना बहादुर है ये, देख लो, ये इसकी असली औकात है। और खुद की बताई हुई बात है, ये किसी और की कही हुई सुनी बात नहीं है। लिंक में आप पढ़ लेना। इन लोगों की औकात यही है, बस जो अपने जैसे सारे घटिया गिरे हुए लोगों को इकट्ठा करके वहां बैठ गए हैं और बकवासबाजी करते रहते हैं। सिर्फ तब तक भौंक रहे हैं जब तक इनको सामने से जवाब नहीं मिल रहा है। और जो इनकी जितनी बहादुरी है ना, ये सारी निकल जाएगी। सिर्फ ये क्या सोचते हैं, 20-30 हजार लोगों को लेके ये भारत की सरकार गिरा देंगे, देश को झुका के दिखा देंगे ये। तो याद रखो, अगर मोदी जी के बोलने से है ना, एक बार, सिर्फ मोदी जी ने एक बार बोला था, लोग पूरे दिन घर बैठ गए थे, जनता कर्फ्यू लगा दिया था। सिर्फ बोला था, कुछ किया नहीं था। अगर मोदी जी अब बोल दें कि ये बॉर्डर खाली कराने हैं तो क्या हाल होगा। दूर से लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल्ली से और दिल्ली के बॉर्डर पे जहां ये लोग बैठे हैं वहां के लोग ही इनको इतनी बुरी तरह से मारेंगे, इनकी पीढ़ियां तक भूल जाएंगे। ये इतने सिर पे जूते पड़ेंगे, पीढ़ियां गंजी पैदा होने वाली हैं। बहुत बहादुर बनते हैं ये। सिर्फ रुके क्यों हुए हैं, क्योंकि लड़ाई जो है ना वो हमारे घर में है। नुकसान किसका होगा, हमारा होगा। वहां इन लोगों के चक्कर में कुछ लोग भोले भाले किसान भाई भी बैठे हैं, कुछ लोग सचमुच में परेशान है, कुछ इनकी बातों में आ गए हैं, जिस भी वजह से वो लोग वहां हैं। लेकिन है तो हमारे भाई ही, सारे खालिस्तानी थोड़ा ही भरे पड़े हैं वहां पे। ना सारे कांग्रेसी हैं, बेशक वहां सारे पार्टियों के लोग हैं, बेशक वहां खालिस्तान है, लेकिन आम आदमी भी तो हैं, सच्चे किसान भी तो हैं, जो असल में खेती करने वाले कुछ लोग हैं वो भी तो हैं। तो उनकी भी तो देखनी है। नहीं तो इन लोगों की कोई औकात नहीं है। ये लोग सामने से तब तक लड़ते हैं जब तक सामने वाला नहीं लड़ रहा है। जब सामने वाला तलवार उठाता है ना, तो ये भाग्य नहीं मिलेंगे। किसान आंदोलन के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। कई बार कोशिश की है, लेकिन वो कुछ ना कुछ रह ही जाता है हमेशा। एक बार तो रिकॉर्डिंग हुआ, वीडियो खराब हो गया कि पीछे से बहुत शोर आ रहा था पड़ोस में से। फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट्स में कुछ कहना चाहें तो भाई दिल खोल के कहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां जहां ये खालिस्तानी कुत्ते भौंक रहे हैं उनके मुंह पे वीडियो जरूर मारो। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।